हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एसएससी, यूपीएससी, डिफेंस किसी भी हो, कोई भी हो, बैंक, पुलिस, स्टेट एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पक्के बनते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। और मैं यह कहना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक, लास्ट तक देखें। मैं ये सारा क्वेश्चन यहाँ 22 तक है, सारे क्वेश्चन 22 हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। मैं इसको पूरा डिटेल के साथ बताऊँगा आप लोगों को, और 22 ही नहीं, इन लोगों के कुछ फैक्ट बताऊँगे जो हर क्वेश्चन में 2 या 4-5 क्वेश्चन हर तरह से आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लें और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। तब उसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आप लोग तैयार हो जाइए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन ये दिया है कि इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी है। तो आप लोग बताइए कि इटाई इटाई नामक जो बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी है। तो वो है कैडमियम। ठीक है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। और हम इससे किस क्वेश्चन क्या बना सकते हैं तो हम देखेंगे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो और देखेंगे जैसे पूछ दिया जाए कि पारा है, जो पारा से कौन सा रोग होता है, जो पारे से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है, मिनी माता रोग होता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगर आपसे यही पूछ दिया जाए कि जापानी रोग किसे कहते हैं तो मिनी माता रोग को ही जापानी रोग कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और क्या पूछ सकता है, और ये पूछ इससे क्वेश्चन बनाने जैसे कि लोहे की अधिकता से कौन सा रोग होता है और लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। तो लोहे की कमी से रोग होने वाला रोग कौन सा है, एनीमिया है। ठीक है, कौन सा रोग है, एनीमिया, इसको भी याद रखिएगा। और क्या, लोहे की अधिकता से कौन सा रोग होता है तो अरक्तता होता है, अरक्तता। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है आपका कि हैजा के रोगाणुओं की पहली बार खोज किसने की थी। तो आप लोग बताइए कि जो हैजा के रोगाणुओं की पहली बार खोज किसने की थी। तो फिलिप्पो पकिन ने की थी। ठीक है, और मैं इससे क्वेश्चन क्या बना सकता हूँ तो जैसे पूछ दिया जाए कि आप लोगों से पूछ दिया जाए, और मैं पूछ दिया हूँ जैसे कि विषाणु की खोज किसने की थी, सॉरी। तो देखिए, विषाणु की खोज किसने की थी, ये पूछ दिया जाए। और ठीक है, जीवाणु की खोज किसने की थी। तो आप लोग बताइए, ये विषाणु और जीवाणु की खोज किसने की थी। तो विषाणु की खोज किसने की थी तो इवेन वॉस्की ने की थी। किसने की थी, इवेन वॉस्की ने की थी। ठीक है, और जीवाणु का कह दिया तो किसने किया था, ल्यूवेन हॉक ने किया था। ठीक है, ल्यूवेन हॉक ने किया था। तो इसे भी याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि संयद वंश के संस्थापक कौन थे। तो बताइए आप लोग, संयद वंश के संस्थापक कौन थे तो खिज्र खां थे। कौन था, खिज्र खां था। अगर और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, और मैं अब अगले पेज पे बता देता हूँ और क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे पूछ दिया जाए कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, गुलाम वंश। और गुलाम वंश पूछ दिया जाए, खिलजी वंश पूछ दिया जाए, खिलजी वंश पूछ दिया जाए, और मैं कुछ आप क्या पूछ दूँ, तुगलक वंश पूछ दूँ, तुगलक वंश पूछ दूँ। और सैयद वंश तो हो गया है, सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां है, तो आप लोगों को क्वेश्चन में पूछ ही दिया है। और लोधी वंश पूछ दूँ कि लोधी वंश के संस्थापक कौन है। तो आप लोग बताइए सबके, लोधी वंश के संस्थापक, तुगलक वंश के संस्थापक, खिलजी वंश के संस्थापक, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है। कमेंट बॉक्स में आप लोग भी कमेंट करिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके। तो चलिए हम लोग देखते हैं गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, तो आप लोग बताइए गुलाम वंश का संस्थापक कौन है। तो कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है, सॉरी इसमें पूरा बड़ा नहीं लिखा पाएगा तो इसमें आप लोग समझिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, अगर यही आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया जाए गुलाम वंश से ही कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप लोग क्या आंसर देंगे।
तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वो इल्तुतमिश है। कौन है? इल्तुतमिश है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। अगर वास्तविक पूछ दिया जाए तो इल्तुतमिश, अगर उस तरह पूछ दिया जाए साधारण तरीके से तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? तो खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी है। और पूछ जाए तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? तो गयासुद्दीन तुगलक है। गयासुद्दीन तुगलक है। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। अगर यहीं पे लोधी वंश का संस्थापक पूछा जाए तो वो बहलोल लोधी है। बहलोल लोधी है। ठीक है, तो आप लोग इतना याद कर लिए ही। ठीक है, आप लोगों को कम से कम इतना क्वेश्चन बता दिया। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे हम लोग 5 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका कि चौथा क्वेश्चन है कि गुप्त सम्राट में से किससे विक्रमादित्य के रूप में जाना जाता था? तो जो गुप्त सम्राट में से जो विक्रमादित्य है उनको किस नाम से जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने कविराज मार्गा लिखा था? तो किसने कविराज मार्गा लिखा था? वो अमोघ वर्ष ने लिखा था। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि कांचीपुर में कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो जो कांचीपुर में कैलाश मंदिर है वो निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो नरसिंह वर्मा के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगर यहीं पे हम पूछ दिया जाए, मैं पूछ दूँ कि जो सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर कहाँ पे है? सूर्य मंदिर बताइए आप लोग कहाँ पे है? तो सूर्य मंदिर आपका कोणार्क में है। कोणार्क कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में। अगर पूछ दिया जाए कि सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये भी नरसिंह वर्मा प्रथम ने करवाया था। और पूछ दिया जाए कि ये किस वंश के थे, तो ये गंग वंश के थे। किस वंश के थे? तो गंग वंश के थे। इसको भी याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। अगर पूछा जाए कि जो सूर्य मंदिर है, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानता है। ठीक है, ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, कार्टुजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है? तो आप लोग बताइए, जो कार्टुजाइट है ये किसका कायांतरण है? तो कायांतरित रूप है तो चुनार पत्थर का है। ठीक है, अगर मैं इससे ही क्वेश्चन बना दूँ, पूछ दूँ कि मतलब कि जो चट्टानें होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं? तो चट्टानें जो होती हैं ये आपकी 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी चट्टानें होती हैं? पहला आपका हो जाएगा अवसादी चट्टान। ठीक है, अवसादी हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा आपका कायांतरित हो जाएगा। अगर आपका तीसरा पूछ दिया जाए तो तीसरा हो जाएगा रूपांतरित। ठीक है, रूपांतरित हो जाएगा। अगर आपसे यही क्वेश्चन बना दिया जाए कि जो अवसादी और कायांतरित रूपांतरित हैं, इन तीनों में से किस में परतदार और जीवाश्म पाए जाते हैं और किस में नहीं पाए जाते हैं? तो जो अवसादी चट्टानें होती हैं इसमें परत आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि अवसादी चट्टानों में परतदार और जीवाश्म पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं? तो आप लोग बताइएगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो अवसादी चट्टानें होती हैं इसमें ही परतदार और जीवाश्म पाए जाते हैं, लेकिन इन दोनों में परतदार और जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अगर आपसे यही पूछ जाए कि पेट्रोलियम और डीजल किससे प्राप्त होते हैं, तो किस में मिलते हैं? तो ये अवसादी चट्टान में ही मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है ये एग्जाम में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो कौन सा पादप हार्मोन है? ये जिबरेलिन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा बांध दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है? तो ये आपका हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? तो ये आपका उड़ीसा में है। और किस नदी पे बना है? तो महानदी पे बना है। ठीक है, अगर यहीं पे पूछ रहे हैं कि टिहरी बांध कहाँ पे है, तो टिहरी बांध आपका उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। किस नदी पे? तो भागीरथी नदी पे। इसको भी याद रखिएगा, भागीरथी नदी पे है। अगर आपसे यहीं पे और कुछ कुछ पूछ दिया जाए
कि हीराकुंड बांध हो गया और भागीरथी टिहरी बांध भी हो गया, टिहरी बांध बता दिया। अब भाखड़ा नागला बांध बता दें कि जो भाखड़ा नागला बांध है ये आपका कहाँ पे, तो जो भाखड़ा नागला बांध है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पे है। अगर पूछ जाए किस नदी पे है, तो ये सतलज नदी पे है। अगर सतलज नदी से और क्वेश्चन बना देते हैं कि मतलब कि जो सिपकिला दर्रा है वो आपका वहाँ पे कौन सी नदी प्रवेश करती है, तो सिपकिला दर्रे में सतलज नदी ही प्रवेश करती है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है जो भारतीय पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तो यह आपका कोरोमंडल तट कहा जाता है। इससे काफ़ी क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, तो इसे आपको पूरा डिटेल के साथ मैं बता दे रहा हूँ। तो अभी स्लाइड के आगे चलते हैं, हम लोग बता दे रहे हैं आपको पूरा जितने भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इससे क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, जैसे ये प्यारा भारत है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे गुजरात है, गुजरात है साइड में ऊपर। और गुजरात के बाद आपका मुंबई है, मुंबई के बाद गोवा है, गोवा के बाद आपका कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद आपका केरल है, मुंबई के बाद आपका गोवा है, गोवा है, गोवा के बाद आपका कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद आपका केरल है, केरल के बाद आपका तमिलनाडु है, यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे आपका उड़ीसा है, और यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल। तो अगर आपसे सबसे पहले ये पूछ दिया जाए कि जो हमारे समुद्री तटीय सीमा पर जो राज्य हैं कितने हैं, कितने समुद्री किनारों पे बसे हैं, कितने राज्य, तो कितने राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और अगला क्वेश्चन बन जाए कि जो हमारे समुद्री जो तट है, कौन सी समुद्री तट रेखा सबसे ज़्यादा है, किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे ज़्यादा है, तो आपकी एक गुजरात की है। इसके बाद अगर पूछ दिया जाए कि दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रायद्वीपी पूछ दिया जाए तो तब भी तब आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर आ जाएगा। तो इसे आप लोग अच्छे से याद रख लेगा। और मैं बता दूं कि जो तट था कि जो गुजरात और मुंबई के बीच पाया जाता है, इस तट को क्या कहते हैं, मुंबई से गोवा के बीच के तट को क्या कहते हैं, और गोवा से कर्नाटक के बीच के तट को क्या कहते हैं, और कर्नाटक से केरल के बीच के तट को क्या कहते हैं। ठीक है, और तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश के बीच के तट को क्या कहते हैं, और इनके बीच के उड़ीसा और वेस्ट पश्चिम बंगाल के बीच के तट को क्या कहते हैं। तो इसलिए इसको हम देख लेते हैं पूरा सीरियल लाइन से। तो जो गुजरात और मुंबई के बीच है, इसको काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से, सॉरी पूरा हट गया, फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। तो देखिए, तो गुजरात और मुंबई के बीच के तट को क्या किस नाम से जाना जाता है, काठियावाड़ा तट के नाम से जानता है। ठीक है, काठियावाड़ा तट के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ दिया जाए मुंबई और गोवा के बीच जो है, इनके तट के बीच जो क्या किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अगला पूछ दिया जाए कि जो आपका गोवा और कर्नाटक के बीच बीच जो है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो आपका जो गोवा और कर्नाटक के बीच है जो इसको आपको कोंकण हो गया, और कोंकण के बाद एक केनरा तट, किस नाम से, केनरा तट। ठीक है, केनरा तट। और पूछ दिया जाए कि जो कर्नाटक है और कर्नाटक और केरल के बीच जो पाया जाता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। किस तट से, मालाबार तट। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे पूछ दिया जाए कि जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच जो तट है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, कोरोमंडल तट, जो आप लोगों के एग्जाम क्वेश्चन में जो पूछा गया था, कोरोमंडल तट।
और जो यहाँ से आंध्र प्रदेश से वेस्ट बंगाल तक है, इसको आप लोग डेल्टा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किस क्षेत्र से? डेल्टा क्षेत्र या उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही हैं। ठीक है, इतने आप लोग याद रखेंगे आप लोगों के एग्जाम में। इससे अगर क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए किस नंबर पे थे हम लोग? हाँ, 10वें नंबर पे थे, तो हम 11वें नंबर पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो कौन किया था? हाइजेनबर्ग ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? तो अल्फा कणों की सहायता से की। ठीक है, और हम नाभिक से कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं, जैसे परमाणु हो गया, नाभिक हो गया, इसको देख लेते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा क्या हो गया, ये आपका परमाणु हो गया, परमाणु हो गया। ठीक है, ये आपका बीच में नाभिक है, इसको नाभिक बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, नाभिक बोलते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए यहीं पे कि जो नाभिक में क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। ठीक है, और ये जो बाहर जो चक्कर लगाते हैं इसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो अगर पूछ दिया जाए कि परमाणु की खोज किसने की थी, अगर पूछ दिया जाए कि परमाणु की खोज किसने की थी, तो आप लोग बताइए परमाणु की खोज किसने की थी? तो परमाणु की खोज किसने की थी? तो परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इस नाभिक की खोज की थी जो बीच में है, इसमें आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, तो जो न्यूट्रॉन हो जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन आपका उदासीन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो अगर पूछा जाए कि परमाणु की खोज डाल्टन ने की थी, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। और पूछ दिया जाए कि जो ये अंदर नाभिक जो होता है इसका व्यास कितना होता है, तो आप लोग बताइए, इसका व्यास बताइए, और जो परमाणु होता है इसका व्यास बताइए आप लोग, व्यास। ठीक है, तो जो नाभिक होता है इसका व्यास 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है, जो नाभिक होता है, नाभिक का व्यास 10⁻⁻15 मीटर होता है। और यहीं पे अगर पूछा जाए कि परमाणु के व्यास कितना होता है, तो परमाणु का आपका व्यास 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसको एक फर्मी के बराबर भी बोलते हैं। जो नाभिक का जो नाभिक का जो व्यास होता है एक फर्मी के बराबर भी होता है। एक फर्मी बराबर कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। और लंबाई की जो सबसे छोटी इकाई है वो एक फर्मी ही है। ठीक है, फर्मी में मापा जाता है, सबसे छोटी इकाई फर्मी है। तो आप लोग इतने क्वेश्चन हो गए। और इससे न्यूट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे जानेंगे? ईटा पर नाच। तो ई से इलेक्ट्रॉन, टी से हो जाएगा थॉमसन ने। ठीक है, अब ईटा पर प से हो जाएगा प्रोटॉन, और र से हो जाएगा रदरफोर्ड, और नाच न्यूट्रॉन का हो जाएगा नाच मस चैडविक। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए, आप लोग अच्छे से याद रखिए, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? 13 होगी क्या? आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति के प्रथम चरण का प्रारंभ किया गया था कब? 1970 में। अगर यहीं पे पूछ दिया जाए कि जो श्वेत क्रांति के जनक हैं वो कौन थे, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। और आगे क्वेश्चन बनता है आपका, किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में आपका आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था।
अगर यहीं पे पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन बनाया जाए तो पंचवर्षीय योजना पूछ दिया जाए कि पंचवर्षीय योजना की स्थापना कब हुई थी, तो पंचवर्षीय योजना की स्थापना सन 1951 में हुई थी। लेकिन वर्तमान में पंचवर्षीय योजना के स्थान पे कौन सी योजना आ गई है, तो नीति आ गई है, नीति आयोग आ गई है। कौन सी आ गई है, नीति आयोग। इसकी नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी आपका 2015 में हुई थी। ठीक है, और नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया होता है। ठीक है, तो अगर बहुत ही क्वेश्चन बन जाते हैं इससे, तो चलिए इसको छोड़ते हैं और आगे देख लेते हैं। जैसे इसका सीईओ पूछ दिया गया, अभिकांत हो जाएंगे। अगर अध्यक्ष पूछ दिया जाएगा, उपाध्यक्ष राजीव हो जाएंगे, अध्यक्ष आपका नरेंद्र मोदी हो जाएंगे जो प्रधानमंत्री होता है। तो पंचवर्षीय योजना से देख लेते हैं। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी आपकी, तो इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। जो उस समय भी इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही थे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी कब से कब तक थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 से आपकी 1956 तक थी। ठीक है, अगर पूछा जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका किस मॉडल पर आधारित है, तो हेराल्ड डोमर मॉडल के आधार पर आधारित थे। अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका पूछ दिया जाए किस मॉडल पर आधारित थी, तो आप लोग बताइए। हेराल्ड मॉडल पहला है और दूसरा हो जाएगा महालोनिबिस। ठीक है, ये हो गया। तो इतने क्वेश्चन बनते हैं। और अगर पूछ दिया जाए कि जो चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी, इसमें सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में पाया गया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना में पाया गया था। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए ये भी कि जो आपकी पंचवर्षीय योजना है, ये आपका वृद्धि दर हो गया, और क्या बन सकता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन चलिए छोड़िए, इसको आगे देखते हैं। और याद नहीं आ रहा है, काफ़ी बाद में बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। और क्वेश्चन अगला है, किस पंचवर्षीय योजना को पूरी होने से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान किस अनुसूची में निहित है, तो आपकी 10वीं अनुसूची में निहित है। ठीक है, तो और क्वेश्चन क्या बताया जाएगा। और अगर आप लोगों को मतलब कि आप लोगों को जितनी भी अनुसूचियां हैं, ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, तो 12 अनुसूचियों को आपको टिक के माध्यम से हम वीडियो अपलोड कर देंगे, आप लोग उसे देख लीजिएगा। ठीक है, जो आपको वीडियो में ही पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 18 है, जो मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया था। जो मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया था, तो अनुच्छेद 51 में शामिल किया गया था। ठीक है, इतने क्वेश्चन हो गए, 51 हो गया। अगर पूछ दिया जाए कि जो मौलिक कर्तव्य है ये किस भाग में है, अगर ये क्वेश्चन पूछे भाग किस में, तो भाग 4 के क में है। ठीक है, 4 में पूछ दिया जाए 4 में क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, जो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष था तो अच्छा नहीं लग रहा, थे लगा दें सम्मान के साथ, तो ये सरदार पटेल थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो भारतीय संविधान में कौन सा भाग चुनाव के अनुच्छेदों से संबंधित है, तो आपका कौन सा चुनाव के अनुच्छेदों से संबंधित है, वो आपका भाग 15 हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। जो भाग कितने, तो 22 भाग हैं। तो आप लोगों को ये भी ट्रिक के माध्यम से आपको वीडियो में बता देंगे। ठीक है, इसे भी देख लीजिए। जैसे और पूछ दिया जाए कि भाग 17 में क्या है, भाग 17, भाग 18, भाग 20। ठीक है, भाग 20 में पूछ दिया जाए तो भाग 17 में आपका राजभाषा है। ठीक है, 343 से 351 तक अनुच्छेद। भाग 18 में आपका आपातकाल है, 352 से 360 अनुच्छेद तक। 20 में क्या है, तो संविधान संशोधन है, किस अनुच्छेद में, 368 अनुच्छेद में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग के एग्जाम में बनते ही हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के पहले चेयरमैन कौन थे, तो एस राधाकृष्णन, मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगर पूछ दिया जाए कि ये सर्वप्रथम भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जो ही भारत रत्न से सर्वप्रथम 1954 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया कि सबसे युवा भारत रत्न किसे दिया गया,
तो सबसे युवा भारतीय भारत रत्न किसको दिया गया? तो आपका सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया है। ठीक है, कब दिया गया? तो आपका 2013 में हम जानते हैं दिया गया था। ठीक है, इसे भी देख लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो गरीबी के उन्मूलन का उल्लेख किया गया है, जो 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गई थी। ठीक है, अभी 5 वर्ष पूरा नहीं हुआ था, 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गई थी। तो आप लोगों ने देख लिया, क्वेश्चन तो सारे समाप्त हो गए, 22 क्वेश्चन। तो आप लोगों ने इतने क्वेश्चन देखे, 22 ही क्वेश्चन नहीं, हम जानते हैं आपको 100 कंप्लीट तो हो ही गए होंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इसे पूरा स्किप करके मत देखिएगा, पूरा लास्ट तक इसको देखिएगा। अगर मेरे वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।